साल के सबसे चर्चित आईएएस अधिकारी के पाठक बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं और बहुत सारे ऐसे ऐसे काम दिए, ऐसे ऐसे अंजाम किए हैं और ख़ास करके बिहार के शिक्षा नीति में जिस तरह से चेंजेस लाने की कोशिश की है, जिस तरह से बदलाव किए हैं, जिस तरह से निरीक्षण करते हैं, हर जगह खौफ का माहौल चलता है। जिस तरह से उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया है, जिस तरह से उन्होंने दक्ष पद्धति को शुरू किया है, जिस तरह से शिक्षा पद्धति में बदलाव लाने की कोशिश किया है, मिड डे भोजन को लेकर के, शिक्षकों को नियुक्ति को लेकर के, हर जगह वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। टाइम टेबल को लेकर के, टाइम से आना, स्कूल की पद्धति को सुधारना, बीच बीच में निरीक्षण लेना, ऐसे कई सारे काम करते हैं। और सबसे ज़्यादा वो हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के खास अधिकारियों में से एक है। यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात है कि उनको अपर सचिव का पद मिला है, लेकिन हर कोई उन्हें शिक्षा मंत्री के नाम से जाना जाता है। लोग शिक्षा मंत्री का नाम जाने या ना जाने, के पाठक का नाम जरूर जानते हैं। हर बच्चों के जुबा पे शिक्षा मंत्री मीन्स के पाठक का नाम होता है। ये नहीं कि के पाठक इतना लोगों में डाइल्यूट हो गए, इतना लोगों में मिल गए, इतना तरह से घुल गए, हर जगह सुर्खियों में रहने के कारण लोग उन्हें शिक्षा मंत्री ही समझते हैं। और जिस तरह से फैसले लेते हैं, जिस तरह से फटाफट फैसले लेते हैं, वहाँ तक कि उनके शिक्षा मंत्री भी डर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। और क्यों कर पाए? क्योंकि उनका डायरेक्ट रिपोर्ट नीतीश कुमार के साथ रहता है। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने 2024 में अपॉइंट किया है और जिस तरह से चेंजेस लाना शुरू किया है, और चेंजेस लाने के बाद बहुत सारे काम किए गए और इस वजह से वो ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। और साथ साथ जैसे जैसे उनकी पोस्टिंग्स बदलते गई, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे काम किए, इस तरह से अंजाम दिए हैं, जिस वजह से उनको हर जगह सुर्खियों में ही रहना पड़ा है। जब सरकार राबड़ी देवी की थी, लालू का था, उसके बाद से नीतीश आया, सबके सरकारों में खास करके के पाठक ने हड़कंप मचा रखा था। उनकी कड़क रौब और जिस तरह के एक्शन लेने की प्रवृत्ति था, वो बाकी अधिकारियों में नहीं देखा जाता। और क्यों ना हो, जिनके पिता ही मेजर हो, उनके रग रग में वो चीज़ें था, और रग रग में वो कड़क स्वभाव था, और रग रग में काम करने की छवि थी। और सबसे बड़ी जो छवि थी एक ईमानदार नेता की। शायद ही ऐसा देखने को मिलता है बिहार की धरती पर, ऐसा काम करने वाले अधिकारी पहली बार आए हैं। ऐसे तो उनको और भी बहुत सारे चीज़ों से नाम से जाना जाता है, बहुत लोग कई चीज़ों से उनको बुलाते हैं, लेकिन आज हम उनको जानने की कोशिश करते हैं कि इस बिहार की पावन धरती पर, बिहार में जिस तरह से शिक्षा नीतियों की कमी हो रही थी, बिहार में जिस तरह से शिक्षा का स्तर गिर रहा था, तब इसे चेंज करने के लिए, तब इसे सुधारने के लिए और इसे नए स्टेज पे लाने के लिए के पाठक को नियुक्ति की गई थी। और तब से लेकर के अब तक उन्होंने बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए, बहुत सारे ऐसे बदलाव किए हैं, जिस कारण से हर जगह उनकी चर्चा रहती है। और सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत में वो चर्चा का एक सब्जेक्ट रह चुके हैं। और साथ साथ उनको बहुत सारे मैगजीन में टॉप 50 अधिकारी के रूप में उन्हें चुना गया है, जिस तरह से उन्होंने चर्चा में रहने के कारण। आइए जानते हैं क्योंकि ये जीवन कैसा रहा है, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारी कहानी कैसे कैसे हुई है और किस तरह से वो इस लाइन में आए हैं। सबसे पहली बात कि ये एक यूपी के रहने वाले इंसान, यूपी के इलाहाबाद में रहे, वहीं से पले बढ़े और वहीं से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी, जिनका जन्म 15 जनवरी 1968 में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद से ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स में और वहीं से एमफिल भी किया इकोनॉमिक्स में लेकर के, इसलिए खास इकोनॉमिक्स की ज़्यादा उनके नॉलेज थी। और इस सब के बावजूद धीरे धीरे उनके बाद उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी और यूपीएससी में उन्होंने 40 रैंक ला करके अपने अधिकारी के तौर पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। 1-2 साल की ट्रेनिंग के बाद 1996 में उनकी पहली पोस्टिंग्स हुई थी और वो कटिहार में हुई थी। यानी ज़्यादातर वो ड्यूटी बिहार में ही दिए हैं, रहने वाले यूपी के लेकिन काम करते हैं बिहार के लिए। ऐसी ही कई बार उनको पोस्टिंग्स होते रहती, कभी कटिहार तो कभी गिरिडीह तो कभी गोपालगंज, ऐसे ऐसे उनकी पोस्टिंग्स बदलते रही है, क्योंकि वो ज़्यादा एक्शंस में रहते हैं और कड़क फैसले लेते हैं। ये सब के बावजूद उन्हें ऐसी ऐसी घटनाएं उनके लाइफ में है। जब वो गोपालगंज में थे, वहाँ पर पप्पू यादव सांसद हुआ करता था, वहाँ पर एक अस्पताल का निर्माण कराया गया था। तब उसके उद्घाटन के लिए सांसद लेट हो गए थे, बाकी मंत्री लेट हो गए थे। तब उन्होंने अस्पताल के सफाई कर्मियों से ही अस्पताल का उद्घाटन करवा दिया था। इसलिए उन्हें बहुत सारी
जगह लोग चर्चाओं में रखा है और बहुत सारे लोगों ने उन पर बहुत सारे कटाक्ष किए थे। उस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, वहाँ से उन्होंने हटा करके, कलेक्ट्री हटा करके तब उन्हें सचिवालय बुला लिया था। ऐसे बहुत सारे काम करते गए हैं। धीरे धीरे जब 2005 में नीतीश की सरकार आई तब नीतीश ने फिर अपने पास बुला लिया और बहुत सारे उस समय औद्योगिक मंत्री का काम दिया और एमडी का काम संभाले और धीरे धीरे कलेक्टर के पद के काम संभाले, उसके बाद सचिवालय में रहे। ऐसे कई सारे काम उन्होंने करते गए और चर्चा में रहे। लेकिन जब 2015 में फिर से नीतीश कुमार सरकार फिर से आई और तब नीतीश ने कड़े फैसले लिए थे शराबबंदी, और शराबबंदी में 2016 में के पाठक की भूमिका अहम रही नहीं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कड़े फैसले लिए, बहुत सारे शराबबंदी को अपने लाइन और लेंथ को ठीक कर दिया और यहाँ तक कि जहाँ जहाँ चीज़ें दिखती गई वहाँ पर छापामारी, रेड सब होते होते इतनी सारे फैसले लिए कि वो एक शराब मुक्त बिहार को बनाया गया। और इसके साथ ये सब सारे चीज़ चलती गई, फिर उनकी तबादला यहाँ से यहाँ होते रही और चेंज होते रहा, लेकिन वो काम करने से रुके नहीं और अपने काम को अंजाम देने से भी रुके नहीं। और रुकते ही क्यों, जैसे कि उन्होंने उनके पिता से ही वो सारे गुण सीखे। जैसे भी उनके पिता जीएस पाठक एक मेजर रहे हैं और उनकी कड़क पर्सनालिटी और एक छवि, दमदार छवि रही है, वो छवि, वो गुण कहीं ना कहीं उनके बेटे के पाठक में वो सौगात के रूप में मिला है। एक अधिकारी होने के बावजूद साथ साथ वो एक कड़क फैसले इसलिए ले पाते हैं क्योंकि उनके पिता की वो छवि उनकी मिलती है। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो ईमानदारी से वो सारे काम करते हैं। और जब शिक्षा की प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं पहले से ही देखते आए और समझते भी आए हैं, जब नीतीश कुमार ने उन्होंने स्पेशली अपॉइंट किया था अपर सचिव के रूप में कि शिक्षा के रूप में बिहार में बहुत सारे बदलाव लाया जाए, तब उन्होंने एक एक करके बहुत सारे कड़े फैसले लिए। और उस समय से लेकर के जितने भी गायब शिक्षक हुआ करते थे, जो स्कूल से नहीं आते थे, उनके वेतन काट लेते थे। परीक्षा समय पे नहीं हुआ करती थी, टाइम पे टाइम हुआ करती थी। कितने सारे का जो डिग्री होता था, 2 साल 3 साल की जो डिग्री होती थी 5 साल में मिलता था, वो सबको टाइमिंग पे लाना शुरू कर दिया था। स्कूल्स में बार बार रजिस्ट्रेशन करना, जा के स्कूल्स में देखना कि वहाँ मिड डे मील की व्यवस्था है कि नहीं, सही से सफाई हो रही कि नहीं, टॉयलेट की फैसिलिटी है कि नहीं, ये सारे चीज़ों को देखना। और इसके साथ साथ उन्होंने कोचिंग पर भी लगाम कस दिया था। कोचिंग की भी टाइमिंग को ठीक करने की कोशिश की गई। सुबह जिस समय स्कूल्स अगर चल रहे उस समय कोचिंग्स नहीं चलने चाहिए, अगर चलने रहे तो उनमें जुर्माना दिया जाएगा। ऐसे हर जगह उन्होंने लगाम लगाना शुरू किया और ऐसे इस वजह से वो ज़्यादा सुर्खियों में रहे। और साथ साथ वो कहते हैं आई एम नॉट एंटी टीचर, आई एम नॉट अगेंस्ट द लॉ, आई एम हियर टू इम्प्रूव द सिस्टम्स। वो ये सब बातें कहते हैं। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि सिस्टम्स को ठीक करना है, मैं किसी टीचर के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के साथ हूँ। इसलिए एक टीचर्स की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को ज्ञान दे। कहीं ना कहीं कभी वो साइकिल की बांटने में, कभी वो राशन बांटने में या बच्चों को खिलाने पिलाने में बिजी हो जाते हैं और इसी कामों में इंगेज कर देते हैं, जिसके कारण से उनको ज्ञान से वंचित होना पड़ता है। वो साफ साफ इंस्ट्रक्ट करते हैं। और बहुत सारे टीचरों को ऐसे लताड़ लगाए हैं, कहीं प्रिंसिपल्स अगर काम कर रहे हैं और टीचर्स नहीं काम कर रहे हैं तो टीचर्स की वहीं पर वाट लगा देते हैं। और इसी तरह से वो कई सारे सुर्खियों में रहने का यही कारण है। अपने अधिकारियों के साथ वैसे मीटिंग करते हैं और कड़े फैसले लेते हैं और काम करने के जितना जज्बा रखते हैं वो शायद जज्बा कहीं और देखने को नहीं मिलता है जिस तरह से इनके साथ मिलता है। इसलिए वो इस साल में सबसे ज़्यादा चर्चित में रहे। हर जगह रिपोर्ट, मीडिया, न्यूज़पेपर और साथ साथ एक टीचर्स की जो बात किया जाए वो तो बहुत ज़्यादा ही सब्जेक्टिव, क्योंकि बिहार में स्पेशली 5 से 10 लाख जो टीचर्स हैं, कहीं ना कहीं सबकी लाइफ स्टाइल्स बदल गई है। और स्कूल्स की, आपको पता है कि स्कूल्स की कैसी लाइफ स्टाइल्स रही है और स्कूल की कैसा वातावरण रहा है, वो सबको बदलते हुए लोगों में बहुत सारे काम करते गए हैं। और जो बच्चे खास कर करके जो गांव में हैं, गांव में तबके में रह गए और नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, उनको दक्ष पद्धति की व्यवस्था की गई है, उनको अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस की दी गई है, जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। उनकी शुरुआत हो गई थी। कई लोग टाइमिंग्स को लेकर के प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि किस टाइम में नहीं करना चाहिए, उस टाइम में नहीं करना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने नीतीश कुमार को भी गुहार लगाया। तब नीतीश कुमार डायरेक्टली कह देते थे ठीक तो काम कर रहा है, कितना तो अच्छा काम कर रहा है, क्या शिक्षा सबको नहीं चाहिए क्या? तो शिक्षा के लिए काम कर रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? इतना कहना अपने आप में एक साबित करता है कि नीतीश कुमार का हाथ उनके सर पे था। यानी वो डायरेक्ट फैसले लेने में पूरी तरह से हिचकिचाते नहीं थे, कोई काम करने में वो हिचकिचाते नहीं थे। इसलिए कई लोग उन्हें अपर सचिव के मंत्री ही नहीं
शिक्षा मंत्री कहते थे और लोग शिक्षा मंत्री के तक लोग नाम जुबान पे नहीं रहता था, लेकिन के पाठक का जुबान पे नाम रहता था। ऐसे थे हमारे के पाठक, ऐसे हैं हमारे के पाठक IAS अधिकारी जो शिक्षा में बदलाव या किसी भी सेक्टर में रहे और वो बदलाव करने के लिए ही जाने जाते थे। अभी भी वो शिक्षा मंत्री के रूप में जिस तरह से अपर सचिव में काम कर रहे हैं, लोगों में हड़कंप मचाए हुए, लोगों में चेंज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ गलत काम हो रहे हैं, जहाँ जहाँ चीटिंग्स हो रहा है, जैसी पद्धति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हर जगह वो अपनी पूरी लगाम कस दिए हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में बिहार में एक नई शिक्षा पद्धति डेवलप होगी, एक नई टाइमिंग्स व्यवस्था हो जाएगी और जितने भी सरकारी स्कूल्स है वो मॉडर्नाइजेशंस हो जाएगा। वहाँ पर अच्छे अच्छे कंप्यूटर्स लैब होने लगेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से काम होने लगेगा और जो बोर्ड है वो सब बोर्ड्स अच्छे अच्छे होने लगेंगे, क्लासरूम अच्छे होने लगेंगे, टेबल कुर्सी की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, टॉयलेट फैसिलिटी अच्छा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हर कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजना शुरू करेंगे। इसलिए ऐसे अधिकारी का होना हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़रूरत है और वैसे ही काम हमें करते रहना चाहिए और उनका सपोर्ट करते रहना चाहिए और उस तरह से उस फैसले को समझना चाहिए कि वो क्यों फैसले ले रहे हैं। लेकिन कभी कभी अगर गलती फैसला हो जाती है तो हम भी उन्हें शिकायत कर सकते हैं और अपनी बातें रख सकते हैं। उनके लिए वो वेलकम करते हैं, कहते हैं मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। स्पेशली मेरी लड़ाई तो टीचर से है ही नहीं, क्योंकि टीचर्स जिस तरह से ज्ञान देते हैं, लोगों को भविष्य बनाते हैं, अगर मैं उनसे लड़ जाऊं तो मैं ये काम किस लिए कर रहा हूं। इसलिए अपनी शिकायत कोई भी बातें हो उन पे रखें और उन पे मुद्दे का सॉल्यूशंस रखें, ना कि हम किसी और बातें के लड़े, किसी और चीज़ के लड़े। अगर वो काम सही हो रहा है तो उस पर पहल करें। तो ऐसे ही के पाठक जो जिस तरह से अपने लाइफ में सुर्खियाँ बटोरी है और जिस तरह से काम करते हैं, हर कोई इस तरह से काम और एक्शंस में आ जाए तो देश में बदलाव ऐसे ही होता रहेगा। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही मोटिवेशंस लाते रहेंगे और ऐसे ही लोगों पे बातें करते रहेंगे जो काफ़ी चर्चे में रहते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। हम भी उसी तरह से एक्टिव रहें और काम करते रहें। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। वीडियोज़ को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। जय श्री कृष्ण।